जब हमारे देश का संविधान बनाया जा रहा था तो उस संविधान में ऐसे ऐसे प्रावधान डाले जाने थे जो लोगों के हित के लिए काम में आए। अब ऐसे प्रावधानों को ढूंढने के लिए हमारी संविधान सभा के सदस्य देश विदेश गए तथा अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा और उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला तथा कई सारे देशों के संविधान को लिख करके लाए और उन्हें हमारे भारत के संविधान में प्रावधान दिया गया। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन कौन से देश थे और कौन कौन से प्रावधान थे जो हमारे भारत के संविधान में डाले गए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है फॉरेन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो जब भी फॉरेन सर्विस सोर्सेस की बात आती है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो बहुत सारे देशों का नाम आता है, जिसमें अमेरिका होता है, ब्रिटेन होता है, आयरलैंड होता है और बहुत सारे देश होते हैं, जर्मनी होता है। बट जो सबसे बड़ा योगदान क्या किसी देश का रहा था? नहीं, सबसे बड़ा योगदान था भारत शासन अधिनियम 1935 का, जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अगर इंग्लिश में बोले तो। अब ये जो एक्ट था ना, ये 4 रिपोर्ट्स पर आधारित था। पहली रिपोर्ट थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट, दूसरी थी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट, तीसरी थी द वाइट पेपर ऑफ 1933 की रिपोर्ट और जो चौथी थी जॉइंट सेलेक्ट कमिटीज़ की रिपोर्ट। अब इन चारों रिपोर्ट को देख करके 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था। और ये जो एक्ट था ब्रिटिश लोगों द्वारा पारित एक्ट में सबसे बड़ा था। कितना बड़ा था कि इसमें 321 सेक्शन थे और 10 स्केड्यूल्स थे। और इतना बड़ा होने के कारण इसमें खूबियाँ बहुत सारी थी, जिस खूबियों को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड किया गया है। इस एक्ट ने भारत में फेडरेशन ऑफ इंडिया की नींव रखी थी। किस एक्ट ने रखी थी? भारत शासन अधिनियम 1935 ने फेडरेशन ऑफ इंडिया की नींव। अगर कहीं क्वेश्चन आता है तो आपको यही करना है, ध्यान रखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 395 आर्टिकल्स आज जो हम देखते हैं, उनमें से जो 250 आर्टिकल्स थे ना, वो 250 आर्टिकल्स में हल्का सा चेंज करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया था। और ये 250 आर्टिकल लिए कहाँ से गए थे? वो भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए थे, यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए थे। तो चलो, ये तो हो गई भारत शासन अधिनियम की बात। लेकिन अब आगे देखते हैं कि जो सोर्स कौन कौन से लिए गए थे भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो उन सोर्स में सबसे पहला सोर्स आता है हमारा फेडरल स्कीम, यानी कि संघीय योजना का। दूसरा आता है इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी कि आपातकालीन उपबंध। तीसरा आता है पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि लोक सेवा आयोग। और चौथा आता है ऑफिस ऑफ गवर्नर। ध्यान रखिए, ऑफिस ऑफ गवर्नर भी यहीं से लिया गया है। जुडिशियरी भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक विवरण, ये एक तरीके से 6 टॉपिक्स भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और साथ में क्या लिया गया? 250 आर्टिकल्स एज इट इज ले लिए गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए बात करते हैं कि यूएसए से कौन कौन से सोर्सेज लिए गए। तो यूएसए से पहला सोर्स लिया गया प्रस्तावना, यानी कि हमारी प्रियम्बल। अब इससे तो याद ही रखना पड़ेगा कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? यूएसए से। प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो प्रियम्बल तो यूएसए से लिया गया है, लेकिन प्रियम्बल की जो डेफिनेशन है, प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है, और ये सब कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब दूसरा कौन सी चीज़ ली है यूएसए से? फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अभी इसको याद करने का मेरे पास थोड़ा सा जुगाड़ है। आप जब भी मूवीज़ देखते हो या फिर कोई वेब सीरीज़ देखते हो, तो आप यूएस की वेब सीरीज़ देखते टाइम पे आपको लगता है कि बेसिकली वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास में ज़्यादा अधिकार होते हैं, उनके पास में स्वतंत्रता ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ से हम याद रख सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, अमेरिका से। अब आती है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। सरकार का संघीय ढांचा, एक तरीके, सॉरी साँचा नहीं, तो सरकार का संघीय ढांचा कहाँ से लिया गया? उसमें भी आपको डायरेक्ट ही यूएसए याद आने वाला है, क्योंकि जो यूएसए का जो संघीय ढांचा है वो बेस्ट ढांचा है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। अब उसके बाद में आता है इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। तो इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है? निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। अब आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब वो कहाँ से ली गई है? वो भी यूएसए से ली गई है। इसका सीधा सा ट्रिक है कि जो यूएसए के अंदर जब भी कोई न्याय लिया जाता है या फिर जुडिशरी बात आती है, तो वहाँ पर जो कानून बनते हैं या फिर वहाँ पर जो फैसले लिए जाते हैं बहुत तेज़ी से लिया जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जब तक न्यायपालिका ही स्वतंत्र नहीं होगी, एक तरीके
से वो ही आज़ाद नहीं होगी तब तक कोई भी डिसीजन जल्दी से नहीं लिए जाएंगे। तो यही रीज़न है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके बाद में यूएसए से क्या लिया गया है, पावर सेपरेशन अमंग द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इन तीनों चीज़ों के बीच में, इन तीनों साइट्स के बीच में जो पावर का जो सेपरेशन लिया गया है वो भी यूएसए से ही लिया गया है। और जुडिशियल रिव्यू भी साथ ही साथ में किससे लिया गया है, यूएसए से। अब जुडिशियल रिव्यू को आप कैसे याद कर सकते हो भाई, जब सीधी सी बात है किसी देश की जो न्यायपालिका है, किसी देश का जो एक तरीके से जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट है, तो उस देश में न्यायपालिका बेस्ट तो होनी ही होनी है। और जब बेस्ट है तो क्यों ना हम उसी देश से लें। तो सीधी सी बात है, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। प्रेसिडेंट भी यूएसए से लिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट भी यूएसए से लिया गया है, और साथ ही साथ में प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का, यानी कि जो तीनों प्रकार की सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर होता है, वो बात भी कहाँ से ली गई है, यूएसए से ही ली गई है, यानी कि अमेरिका से ही ली गई है। अब इसको भी सीधा सा ऐसे याद कर सकते हो कि भाई दुनिया में सबसे ताकतवर राष्ट्रपति कौन से देश का होता है, अमेरिका का होता है। उसके पास में सारी की सारी सेनाओं की शक्ति होती है, तो ये बात भी फैक्ट है। तो उसी चीज़ से इंस्पायर होकर के हमारे देश के राष्ट्रपति को भी वहीं से लिया गया है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को यूएसए से ही लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से ही लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ को आप डायरेक्ट फंडामेंटल राइट से ही एक तरीके से रिलेट कर सकते हो कि भाई वहाँ के लोग ज़्यादा आज़ाद है, वहाँ पर उनके पास प्रोटेक्शन ज़्यादा है, वहाँ पर जो लॉस बने हुए हैं वो उनके फेवर में बने हुए हैं, तो यूएसए से ही लिया गया है। और साथ में फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी को किस तरीके से याद कर सकते हो कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी की ज़रूरत वहाँ पड़ती है ना जहाँ का फाइनेंशियल ग्रोथ सबसे अच्छी हो, जो सबसे ज़्यादा विकसित हो फाइनेंस के मामले में। तो सीधी सी बात है, अमेरिका फाइनेंस के मामले में सबसे ज़्यादा विकसित है, सिलिकॉन वैली को कौन नहीं जानता है। तो सीधी सी बात है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की जब भी बात आती है तो कहाँ से ली जाती है, यूएसए से। 2008 में फाइनेंशियल इमरजेंसी आई थी अमेरिका में, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को इस तरीके से याद रखेंगे। और अब सबसे लास्ट जो यूएसए से लिया गया है वो है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर लगाया गया महाभियोग और रिमूवल ऑफ जजेस को किस तरीके से हटाना है। उच्चतम न्यायालय और जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों न्यायालयों में से कौन कौन से जजेस को हटाना है, उसके सारी विधि यूएसए से ली गई है। और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग भी यूएसए से लिया गया है। तो अब हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की तरफ। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, तो सबसे पहली चीज़ आती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी ब्रिटेन की बात आती है तो ब्रिटेन याद आते आपको सबसे पहले संसद की याद आनी चाहिए कि भाई संसद से रिलेटेड जो भी कांड कूंड जो भी लिए गए हैं वो सारे के सारे ब्रिटेन से ही लिए गए। तो स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैंने कहा था संसद आती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गई। संसदात्मक शासन प्रणाली जिसको हिंदी में बोला जाता है वो भी कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता की बात यहाँ पे कर रहे हैं हम, तो एकल नागरिकता की जो आइडिया है वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। अभी एकल नागरिकता और द्वितीय नागरिकता, जो दोहरी नागरिकता है, उसके बारे में समझते हैं। यूएसए का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप यूएसए में न्यूयॉर्क में रह रहे हो या फिर ओटावा में रह रहे हो या फिर मिसूरी, कोई सी भी जगह रह रहे हो, अगर आपको कैलिफोर्निया जाना है वहाँ से, तो कैलिफोर्निया जाने के लिए आपको कैलिफोर्निया का एक अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भैया मोटरसाइकिल लेकर के हम है ना जो राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान से यूपी गेड़ी मार के आ जाते हैं। तो ये चीज़ हो गई एकल नागरिकता वाली। तो यूएसए में जो स्टेट कवर करने के लिए भी उनको वीज़ा की जरूरत पड़ रही है, तो वो दोहरी नागरिकता हो गई, यानी कि उनको स्टेट की भी नागरिकता मिलती है और साथ ही साथ में उनको देश की भी नागरिकता मिलती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में नागरिकता केवल एक तरीके की होती है और वो होती है हमारे देश की नागरिकता, तो उसी को बोलते हैं एकल नागरिकता। तो जो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अब आता तीसरा, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, विधि निर्माण की प्रक्रिया। और ये जो विधि निर्माण की प्रक्रिया वो कहाँ से ली गई है, वो भी ब्रिटेन से ही ली गई है, क्योंकि ब्रिटेन ने ही हमारे देश की आज़ादी तक 1947 तक हमारे देश में विधियाँ बनाई। तो भाई हमको सीधी सी बात है, यूएस, आयरलैंड, इन देशों के विधि बनाने के प्रोसीजर से ज़्यादा नॉलेज होगी या फिर ब्रिटेन से नॉलेज होगी। इस तरीके से याद कर सकते हो वैसे ना, कि ब्रिटेन जो जिस तरीके से प्रोसीजर से हमारे देश में कानून बना रहा है, हमको वो कानून
एक तरीके से याद रहेंगे, वो प्रोसीजर याद रहेंगे, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, विधि निर्माण प्रक्रिया, आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। रिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिट्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा रिट्स अभी क्या क्या होती है। रिट्स कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, वो भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। इसको याद करने का तरीका भी सीधी सी बात है, मैंने ब्रिटेन का स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया था कि भैया जहाँ भी पार्लियामेंट से रिलेटेड चीज़ें होगी वो सारी की सारी कहाँ से ली जाएगी? ब्रिटेन से ली जाएगी। और स्पीकर कहाँ बैठता है? पार्लियामेंट में तो बैठता है, तो पार्लियामेंट से ही तो ली जाएगी स्पीकर। अब आता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यहाँ पर भी लॉ की बात आ गई कि लॉ के द्वारा प्रोसीजर को एस्टेब्लिश कैसे किया जाता है, वो सारा का सारा भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से ही लिया गया। तो इस तरीके से हमारा ब्रिटेन का जो एपिसोड है वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे जो भी है उसकी तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं कनाडा के बारे में। तो जब भी कनाडा के बारे में बात करी जाती है तो कनाडा में फर्स्ट सी के बारे में हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट सी यानी कि सी से बनता है कनाडा और सी से बनता है सेंट्रल, यानी कि कनाडा में सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे। इसका मतलब क्या है कि कनाडा की सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अब इस पॉइंट से हम कनाडा के जो भी आए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट, उनको हम ध्यान रखते हैं। पहला है ए क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मैंने बताया, सी से कनाडा, सी से सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल नहीं होती है। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने आप को पावरफुल बनाना होता है तो वो क्या करता है कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। अच्छी अच्छी पावर खुद के पास रखता है और थोड़ी थोड़ी पावर राज्यसभा के पास, मतलब राज्यसभा नहीं, राज्य सरकार के पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में दे देता है। तो इससे हमको ये ध्यान रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। पॉइंट को समझने की कोशिश करें किस तरीके से मैं आपको याद करा रहा हूँ। तो पहला तो क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती है तो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमको पता पड़ जाएगा। दूसरे में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर्स है, राज्यसभा बार बार राज्य सरकार के पास में अलग पावर है। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पावर बरकरार रखनी है तो उसको अपना एक एजेंट जो राज्य सरकार के ऊपर बिठाना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बिठाना पड़ेगा, ताकि उसको सारा का सारा पता रहे। ये सिर्फ एक ट्रिक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो उसको अपना एजेंट बिठाना है, किसको बिठाना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल प्रेसिडेंट का एजेंट होता है एक तरीके से। तो राज्यपाल की नियुक्ति और उसकी प्रक्रिया यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, वो भी हमको कनाडा से ही मिली है, तो इस चीज़ से याद रखना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आता है आयरलैंड। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आयरलैंड के संविधान से हमने कौन कौन से पार्ट लिए हैं। तो आयरलैंड की स्पेलिंग में जाइए, IRELAND। इसमें आप देखोगे तो R और E और D रेड है। अब रेड को अलग निकालते हैं ना, तो RED रेड से एक ट्रिक बनती है। R से होता है राज्यसभा, कि राज्यसभा, E से होता है इलेक्शन और D से होता है DPSP। तो सबसे पहले देखते हैं D यानी कि DPSP। इसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इस D से आप याद कर सकते हो कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, यानी कि DPSP लिया है। जब हम देखते हैं R, अब D के बाद में हम R को देखते हैं, तो R से हमको मिली है राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन मिला है हमको, यानी कि क्या मिला है? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। उससे हम R से रिलेट कर सकते हैं। और अब आते हैं E से हमको क्या मिला है? इलेक्शन। और किसका इलेक्शन? प्रेसिडेंट का इलेक्शन मिला है, यानी कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमको कहाँ से मिला है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसको हमने किस तरीके से याद किया? E से। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का, आयरलैंड के संविधान का कोड याद रखिएगा रेड, जो कि इसी की स्पेलिंग में, आयरलैंड की स्पेलिंग में निहित है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में, यानी कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से पार्ट इंडिया के संविधान में लिए हैं। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने से पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रांस, और फ्रांस का पूरा नाम। तो फ्रांस का नाम है द फ्रेंच रिपब्लिक। अब जिसके नाम में रिपब्लिक है
तो उससे हमको ध्यान रखना है कि हमने फ्रांस से क्या लिया है, फ्रांस से रिपब्लिक का जो सिद्धांत है, गणतंत्र का सिद्धांत है, वो हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है, यानी कि फ्रेंच रिपब्लिक से लिया है। अब देखते हैं, एक ट्रिक है कि जो फ्रांस के लोग हैं ना भाई, वो आज़ाद बहुत होते हैं, उनके पास लिबर्टी होती है, हमेशा आज़ाद घूमते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं कर सकता। फ्रांस के लोगों में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं कर सकता, यानी कि वो इक्वल लगते हैं, और उनमें फ्रैटर्निटी बहुत ज़्यादा होती है, बंधुता बहुत ज़्यादा होती है। तो इस ट्रिक से आप सारी की सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। इसका मतलब है फ्रांस के लोग आज़ाद होते हैं, यानी कि जो आइडिया था लिबर्टी का, वो कहाँ से आया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। जो इक्वालिटी की जो आइडिया थी वो कहाँ से आई, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। और फ्रैटर्निटी का जो आइडिया था वो कहाँ से आया, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। और अगर आपको मेरी पिछली वीडियो के बारे में पता हो और आपको याद हो, तो जो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी का जो आइडिया था, ये कहाँ पे डाला गया था, किस पार्ट में डाला गया था, ये प्रीएम्बल में डाला गया था, यानी कि प्रस्तावना में डाला गया था। तो इस तरीके से आप फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी प्रावधान लिए गए हैं उनको याद कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कौन कौन से पार्ट लिए हैं। अब भी मैं इस बार माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने के लिए मेरे पास ऐसी कोई खासी ट्रिक नहीं है। एक ट्रिक है जो ऑस्ट्रेलिया की स्पेलिंग से जाती है, जिसमें टी से हम थर्ड लिस्ट मानते हैं, TRA से ट्रेड मानते हैं, और L से लैंग्वेज मानते हैं। और अगर आपको ये ट्रिक थोड़ी सी अच्छी लगती है तो आप इसे अपने पास में रख लीजिएगा, मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रिक से हम रिलेट नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। फिर भी अगर आपको पसंद है तो आप याद कर लीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए प्रावधान के बारे में। तो जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो कि आर्टिकल 301 से लेकर के 307 के अंदर हमारे भारतीय संविधान में डाला गया है। इसका मतलब है कि भाई किसी व्यक्ति को इतनी फ्रीडम है कि वो व्यापार कर सकता है, वो कॉमर्शियल जो मुद्दे हैं उनसे काम कर सकता है, कहाँ कहाँ अपने पूरे देश के अंदर कर सकता है, और इंटर स्टेट भी कर सकता है, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी कर सकता है। ये सारी की सारी आज़ादी किसी व्यक्ति को सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है। और ये जो प्रावधान था वो लिया गया था ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद में नेक्स्ट क्या चीज़ ली गई थी, वो थी लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, यानी कि प्रस्तावना की भाषा, वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। इसको हम रिलेट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो एल है उस एल से रिलेट कर सकते हैं कि भाई लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल यहाँ से ली गई है। अब तीसरा पार्ट लिया गया था पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज इवन ऑन मैटर आउटसाइड नॉर्मल फेडरल ज्यूरिसडिक्शन। इस बात को समझने के लिए हमको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। इसमें ऑस्ट्रेलियन संविधान है जो बात करता है उन मुद्दों के बारे में जिन मुद्दों पर फेडरल ज्यूरिसडिक्शन नहीं हो सकता। अब जिनमें जो फेडरल ज्यूरिसडिक्शन नहीं हो सकता, इसका मतलब है जो उस फेडरल ज्यूरिसडिक्शन के जो एरिया के बाहर वाले मुद्दे होते हैं उन पर भी नेशनल लेजिस्लेचर यानी कि संसद पार्लियामेंट लॉज बना सकती है। तो ये जो प्रावधान लिया गया था ये लिया गया था ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट के बारे में जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, वो है पावर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। किस बारे में बात कर रहे हैं, केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। ऐसा ही कुछ पार्ट कनाडा से भी लिया गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भी थोड़ा थोड़ा इसका पार्ट लिया गया है। तो इस बात को हम इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। और सबसे आखिरी जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है वो है कॉन्क्यूरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। अब किस तरीके से याद करना है वो आपके ऊपर है। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि थर्ड लिस्ट होती है, तीसरी सूची बोला जाता है इसे। और ऑस्ट्रेलिया में जो टी आ रहा है उस टी से आप थर्ड लिस्ट को याद कर सकते हैं, एल से लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल को याद कर सकते हैं, और TRA जो फॉर्मेशन बन के आ रही है उससे आप ट्रेड को यानी कि व्यापार को, कॉमर्शियल फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आगे, यानी कि सोवियत यूनियन USSR और जो आज के टाइम पर रशिया है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि भाई वहाँ से हमें क्या लिया गया है। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हो, आराम से रिलेट भी कर सकते हो कि भाई सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि रशिया है, रशिया सबसे बड़ा देश है। अब इतनी बड़ी टेरिटरी अपने आप में एक साथ होकर के रहती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए क्या किया था रशिया ने अपने लोगों को अपने कर्तव्य के बारे में बताया था। भाई रशिया ने लोगों को बताया कि भाई तुम्हारे कर्तव्य ये है, तुमको इन कर्तव्यों का पालन करना है। तो रशिया ने अपने लोगों को सभी कर्तव्यों के बारे में बताया और
इन कर्तव्यों को लोगों ने निभाया भी। जब इन कर्तव्यों को लोगों ने निभाया तभी तो इतनी बड़ी कंट्री एक साथ रह पाई। तो ये जो कर्तव्य थे वो कर्तव्य कौन से थे? वो थे मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि एक्ट आर्टिकल 51A के तहत डाली गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आप याद रखिएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने फंडामेंटल ड्यूटीज बता दी कि भाई तुमको जो नागरिक हो उसको ये करना चाहिए, उनके लिए उनकी ये ड्यूटी बनती है हमारे देश के प्रति। साथ ही साथ में 5 ईयर प्लान है ना, 5 ईयर प्लान भी सोवियत यूनियन से ही मिला है हमको, रशिया से ही मिला है। तो 5 ईयर प्लान भी रशिया से मिला है, यानी कि रशिया की गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान अपने जनता को बताया कि भाई हम 5-5 साल में ऐसे ऐसे काम करेंगे और तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम हमारी रेस्पेक्ट करो, तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम जो असमंजस बना के रखो, तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम पूरा का पूरा सिस्टम को फॉलो करो। तो उनको मौलिक कर्तव्य दे दिया और साथ में 5 ईयर प्लान पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो दोनों चीज़ें थी, 5 ईयर प्लान और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो कहाँ से ली गई थी? वो यूएसएसआर यानी कि आज के रशिया से ली गई है। तो इस तरीके से इसको याद करना और ट्रिक को भूल मत जाना कि रशिया ने लोगों को अपने कर्तव्य के बारे में बताया और 5 साल का क्या बताया? 5 साल का बताया, क्या बताया? 5 ईयर प्लान बताया। और इन 5 ईयर प्लान के साथ साथ में एक और चीज़ है जो रशिया से हमने ली है, वो है आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल। उसको भी हम इसी तरीके से याद कर सकते हैं। जस्टिस बताया, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस बताया, 3 तरीके का जस्टिस बताया यूएसएसआर ने। तो ऐसा तो है नहीं कि रशिया सिर्फ लोगों से कर्तव्यों को पालन करने के लिए बोलेगा। उन्होंने अपने देश के लोगों को ये भी तो बताया कि भाई तुमको ऐसा ऐसे जस्टिस मैं दूंगा, कौन कौन से? सोशल जस्टिस दूंगा, इकोनॉमिक जस्टिस दूंगा, पॉलिटिकल जस्टिस दूंगा, हर तरीके का जस्टिस मैं दूंगा और इस तरीके से तुम अपना पालन करो। तो ये जो सारे की सारी थीम थी वो मैंने आपको बता दी है। तो आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल वो भी आपको याद रखनी है। वो भी कहाँ से ली गई है? सोवियत यूनियन, यूएसएसआर यानी कि रशिया से, आज के रशिया से ही ली गई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका के बारे में जब भी हमारे दिमाग में आता है तो साउथ अफ्रीका का एक इंसिडेंट याद आता है कि भाई हमारे महात्मा गांधी जी वहाँ गए थे और वहाँ से आने के बाद में उन्होंने हमारे देश पर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो जब भी साउथ अफ्रीका के बारे में आता है तो गांधी जी के बारे में याद आते हैं। हमको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका जब वो गए थे तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत सारे सुधार किए, वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारे सुधार किए। तो वो सुधार होता है, उस सुधार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अमेंडमेंट बोला जाता है। और अमेंडमेंट क्या होता है? सुधार मतलब संशोधन, संशोधन मतलब अमेंडमेंट। तो जो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट है वो कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और जो दूसरी बात है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका को याद कर सकते हैं। 2 पॉइंट है इसके अंदर, एक तो पहला पॉइंट है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट और दूसरा पॉइंट है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। तो इस तरीके से आपको साउथ अफ्रीका याद आ जाता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ जो है जर्मनी। तो जर्मनी पर चलने से पहले हमको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि जर्मनी में हिटलर ने बार बार इमरजेंसी लगाया। जब भी कुछ अराजकता फैलती थी, मतलब नाजी पार्टी जो भी सोचती थी उस सोच पर, उस विचारधारा पर लोग काम नहीं करते थे, तो क्या करती थी हिटलर की पार्टी? सबसे पहले इमरजेंसी ठोकती थी ले जा करके। अब इमरजेंसी ठोक देती थी और लोगों की क्या करती थी? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को छीन लेती थी। तो यहाँ पर इस स्टोरी में हमने 2 चीज़ों की बात करी, एक तो इमरजेंसी की बात करी और एक एफआर फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की बात करी। तो जर्मनी से हमको क्या सीखने को मिला? ऑब्वियसली कोई अच्छी चीज़ तो सीखने को मिली नहीं, यहाँ पे कुछ गलत चीज़ें सीखने को मिली। तो वो मिली इमरजेंसी पावर टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन, यानी कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां हमको देखने को मिली। यहाँ से हमने जर्मनी से जो ली थी कि भाई आपातकाल जब भी किसी स्टेट पर लागू करा जाएगा या देश पर लागू करा जाएगा तो सारी की सारी शक्तियां किसके पास चली जाती है? ऑटोमेटिक वो चली जाती है हमारे राष्ट्रपति के पास में, यानी कि उसका एंजॉयमेंट कौन लेता है? वो लेता है राष्ट्रपति। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या ली थी? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जैसा मैंने बताया था हिटलर भाई साहब बार बार क्या लगाते थे? इमरजेंसी लगाते थे और लोगों का फंडामेंटल राइट्स छीन लेते थे। तो किस तरीके से इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को छीना जाता है, उसकी सारी बात जर्मनी से ली गई है और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई है। तो जर्मनी से हम इस तरीके से चीज़ों को याद कर सकते हैं। अब आता है हमारा लास्ट पार्ट जो है जापान।
यानी कि जापान से हमने क्या क्या लिया है। अब जापान जब भी आता है तो जापान को लेकर के हमारे जो दिमाग में एक अच्छी धारणा बनी हुई है, एक अच्छी स्टोरी बनी हुई है। जो स्टोरी है मैं ट्रिक से बताता हूँ आपको कि जापानी लोग हैं ना, अपने काम को बड़े सिस्टम और तरीके से करते हैं। पहली बात तो क्या है कि वो अपने देशभक्त होते हैं। तो गांधी जी वाली जो स्टोरी है वो तो आपने सुनी ही होगी। वो अपने काम में देशभक्त होते हैं, वो किसी भी काम को सिस्टम से करते हैं। तो गांधी जी की एक स्टोरी थी कि गांधी जी एक जापानी के साथ में कार में बैठ करके जा रहे थे, जबकि गांधी जी नहीं जा रहे थे, कोई और जा रहा था। लेकिन आप समझे कि गांधी जी जा रहे थे। गांधी जी की तो एप्पल वाली स्टोरी थी, लेकिन मैं कार वाली स्टोरी बता रहा हूँ कि गांधी जी की कार में बैठ करके एक जापानी के साथ में जा रहे थे। तो रात के 1 बज रहे थे, बत्ती लगी तो भाई साहब वो ड्राइवर वहीं रुक गया। अच्छी बात है, बत्ती लगी रुक गया। लेकिन जब गांधी जी ने पूछा कि यहाँ तो पुलिस भी नहीं है तो आप क्यों रुके हुए हो, आप चले क्यों नहीं जाते हो, तो वो बोलता है कि जो सामने आप बच्चा देख रहे हो बिल्डिंग पे, अगर मैं निकल गया तो एक ना एक दिन वो भी मेरी गलती दोहराएगा, और मैं ये चाहता नहीं हूँ कि मेरा देश इस तरीके से बर्बाद हो। यानी कि जापान के बारे में जब भी आती है तो जापान के बारे में कोई भी बात आने पर हमारे दिमाग में एक अच्छी फीलिंग आती है। और वो क्या है, वो ध्यान रखें कि जापानी लोग अपने काम को बड़े सिस्टम और तरीके से करते हैं, गलत काम नहीं करते, सिस्टम और तरीके से अपने काम को करते हैं। तो जो तरीका, सिस्टम, तरीके की बात कर रहे हैं तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हम तो संविधान में लॉ की बात करेंगे ना भैया, तो लॉ का जो तरीका जो स्टैब्लिश किया गया वो कहां से लिया गया, जापान से लिया गया है। यानी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहां से ली गई है, जापान से। तो आई होप कि आपको जापान भी याद हो गया होगा। तो हमने आज बात करा है साउथ अफ्रीका, जर्मनी, जापान और फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर रशिया के बारे में, यूएसए ब्रिटेन और कनाडा के बारे में। तो आई होप कि आपको एक चीज़ समझ में आई होगी। मैंने 10 कंट्रीज़ के बारे में बात करा है। अब इन 10 कंट्रीज़ को डायरेक्ट हम याद करते हैं ट्रिक के द्वारा। वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ जस्ट अभी। तो अब मैं उस ट्रिक के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे हम सारे के सारे देश जिनके बारे में अभी हमने बात करी है उन देशों को ओनली याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक है, आदाब भाई आ जाओ, अमेरिका में रुक जाओ और फ्री का खाना खा के जाओ। दोबारा बता रहा हूँ, आदाब भाई आ जाओ, अमेरिका में रुक जाओ और फ्री का खाना खा के जाओ। तो यानी कि आदाब के आ से हमको आयरलैंड याद आता है, द से दक्षिण अफ्रीका याद आ जाएगा, ब से ब्रिटेन याद आ जाएगा। अब भाई जाने दो, आ वापस पे भाई के बाद में जो आ है उस पर आओ। आ से ऑस्ट्रेलिया, जा से जर्मनी और अमेरिका से तो अमेरिका ही आता है, सबको ये पता है अमेरिका से अमेरिका ही आएगा। रुक से, रुक में जो रू है उससे रूस आ जाएगा, कै से कनाडा आ जाएगा और जाओ के जा से जापान आ जाएगा। और फ्री का खाना खा के जाओ, उसमें सिर्फ फ्री का ही काम है, फ्री, फ्री का मतलब फ्रांस। तो ऐसा करके मैंने आपको 10 कंट्रीज़ के बारे में बता दिया। इसकी सारी की सारी ट्रिक्स थी वो मैंने आपको बता दी। और ये जो ट्रिक थी ये डायरेक्ट को ट्रिक नहीं थी कि आपको ट्रिक भी याद करने की जरूरत पड़े ना। ये ट्रिक एक कॉन्सेप्चुअल थिंग था कि भाई किस देश से क्या अच्छी बात हमको लगी और रियल में ये अच्छी बातें थी जिसको हमने ग्रैब किया और कॉन्स्टिट्यूशन में डाला और उसको एक स्टोरी की तरह हमने रिलेट करा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब इसके नोट्स बनाओगे तो ढंग से बनाना और ढंग से इसको याद करना, आप कभी नहीं भूलोगे। मैं भी नहीं भूला हूँ अभी तक, मैंने बहुत पहले पढ़ा था। लेकिन जय हिंद, चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कुछ भी आपको बात कहनी है वो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अभी इस टाइम पे मुझे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मेरे चैनल को ग्रो करने की, क्योंकि स्टार्टिंग है मेरा अभी। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने वाला हूँ। सो प्लीज़ हेल्प मी, लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, जितने भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। और प्लीज़ कमेंट इट, मुझे बताओ कि मेरी क्या गलती है, मैं जानना चाहता हूँ ढंग से। तो थैंक्स लॉट फॉर दिस वन।